हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी राजनीति विज्ञान की क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारे जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं, प्रीवियस जो क्लासेस थी, उसमें हमने क्या क्या अध्ययन किया, किन किन चीज़ों की स्टडी की, उसको हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अध्ययन किया, मौलिक कर्तव्यों का, और उससे पहले हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, इनका वर्णन संविधान के आर्टिकल 51A में है, 51 क में। और इस आर्टिकल के बाद में स्टार्ट होता है आर्टिकल 52। तो जो संघीय कार्यपालिका है, आर्टिकल 52 से संघीय कार्यपालिका आर्टिकल 78 तक वर्णित है। 52 से लेकर के 78 तक हम संघीय कार्यपालिका का अध्ययन करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जो आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उसमें कार्यपालिका और विधायिका, इनके दोनों के अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की सरकारें जो हैं वो स्थापित की जा सकती हैं। दो प्रकार की सरकारें कौन कौन सी स्थापित की जा सकती हैं? एक तो है संसदीय शासन प्रणाली और एक है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अगर हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो इसे कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है या उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। और ये प्रणाली हमने अडॉप्ट की है, यानी कि भारत ने अडॉप्ट की है ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में जो संसद है वो कौन सी जगह पर है? वेस्टमिंस्टर जगह पर। इस वजह से इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है वो होती क्या है? इस प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्यपालिका है वो अपनी नीतियों के लिए, अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? उत्तरदायी सरकार कहा जाता है, और कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है, और सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके जो उदाहरण हैं, जैसे कि दो उदाहरणों की हम चर्चा कर चुके हैं, एक तो ब्रिटेन, एक भारत, इसके अलावा जापान, कनाडा, वो सब इसके उदाहरण हैं। साथ ही इसमें क्या होता है, देखिए, दो प्रकार के हेड होते हैं। एक तो होता है औपचारिक, फॉर्मल, और एक होता है अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल हेड, या उसे वास्तविक अध्यक्ष भी हम कह सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो तो क्या होता है, राज्य का औपचारिक मुखिया होता है। और जबकि वास्तविक जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, वो सरकार का मुखिया होता है। इस प्रकार से इसमें एक औपचारिक और एक वास्तविक रूप से दो अलग अलग हेड होते हैं। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता है। आगे हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। अब इस प्रकार की व्यवस्था में क्या है कि जो कार्यपालिका होती है वो अपनी नीतियों के लिए, अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अब इस प्रकार की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे गैर उत्तरदायी सरकार या गैर संसदीय सरकार भी कह सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है अमेरिका, रशिया है, श्रीलंका है, वो इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार से हमने दो प्रकार की शासन प्रणाली जो है उनका अध्ययन किया। आगे हम बात करते हैं कि संघ की जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन शामिल होता है। अभी हमने अध्ययन किया कि उसमें 52 से लेकर के 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। तो इसमें शामिल है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब इसमें सम्मिलित हैं। आगे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक आर्टिकल का अध्ययन करते हैं। और जहाँ पर ऐसा कोई
प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न होगा तो मैं वहाँ ज़रूर मेंशन करूँगी कि यहाँ पर इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 52। अब इसमें क्या प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 जो है इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उनका प्रयोग वह कैसे करेगा, या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। ये बात कही गई है आर्टिकल 53 में। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। आपने भारत में कभी किसी व्यक्ति को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि वो राष्ट्रपति को वोट देने जा रहा है, ठीक है। तो फिर इसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो इसका जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचन मंडल या इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है उसके सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हुआ, एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा। तो यहाँ ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन व्यक्ति शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न जो है वो कौन कौन व्यक्ति शामिल नहीं होते हैं उसमें ज़्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ देखिए कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें हम जैसा कि अध्ययन किया कि हमने आम जनता जो है वो उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब इसमें कौन कौन शामिल होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सबसे पहले तो संसद और संसद के दोनों सदनों का क्या नाम है, एक तो निम्न सदन होता है जो कि है लोकसभा, और एक होता है उच्च सदन जो कि है राज्यसभा। तो ये जो दोनों सदन हैं इनके निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट मीन्स इसमें और कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसमें मनोनीत सदस्य जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। उसी तरीके से जो राज्यसभा है उसमें 12 व्यक्ति जो हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसी प्रकार से राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ में विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य हैं यानी कि जो एक राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। शामिल कौन होगा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब जितने भी राज्य हैं सब में क्या है, विधानसभाएं हैं, तो उनके निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। फिर इसमें एक और पॉइंट है कि किसी किसी राज्य में विधानसभा के साथ साथ क्या होता है, विधान परिषद भी होती है। यानी कि जैसे अभी हमने अध्ययन किया कि संसद जो है उसके 2 सदन हैं, एक तो लोकसभा हुई, एक राज्यसभा हुई। तो कई स्टेट ऐसे भी हैं जिनमें कि राज्य स्तर पे 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। हालांकि सभी राज्यों में ऐसा नहीं है। कुछ राज्यों में जैसे कि यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, इनमें 2 सदन हैं। सभी स्टेट्स में ऐसा नहीं है। तो इस वजह से राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है, लेकिन राज्य विधान परिषद जो है उनके निर्वाचित तो मनोनीत दोनों सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तीसरा इसमें पॉइंट है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली तथा पुदुचेरी। देखिए यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इनमें क्या है, विधानसभाएं हैं। तो इस वजह से इनको इसमें शामिल किया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इनके दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ आपने 3 पॉइंट्स का अध्ययन किया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाएं जो हैं इनके निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन कौन इसमें शामिल नहीं होते हैं।
तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, अभी जो हमने चर्चा की कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, तो वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। राज्य विधान परिषद, इसकी हमने इलेक्टोरल कॉलेज में कहीं भी चर्चा नहीं की है कि दोनों सदस्य यानी कि ना तो निर्वाचित और ना ही मनोनीत सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा जो है उनके मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन व्यक्ति इसमें शामिल होता है और कौन व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होता है। इसके बाद वर्णन है कि राष्ट्रपति जो है उसके निर्वाचन विधि का। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का उल्लेख है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, देखिए, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है उसका क्या अर्थ होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है कि जो, अब देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं। तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि विजयी घोषित होने के लिए एक निश्चित कोटा उनको प्राप्त करना होता है। तो यह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, राष्ट्रपति जो है उनके लिए वोट करते समय जो मतदाता होते हैं उनको प्रेफरेंस के आधार पर वोट देना होता है, वरीयता के आधार पर वोट देना होता है। मान लीजिए जितने भी उम्मीदवार इस पद के लिए खड़े हैं, तो उतने ही वो उनको प्रेफरेंस जो है वो अपने मतपत्र में उनके नाम के आगे उनको अंकित करनी होगी। जैसे मान लीजिए कि 10 व्यक्ति खड़े हैं, तो उनको अपनी 10 वरीयता जो है वो शो करनी होगी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिस व्यक्ति को भी वो फर्स्ट नंबर पे वरीयता देना चाहते हैं उसको फर्स्ट नंबर पे, जिसको सेकंड नंबर पे देना चाहते हैं उसको सेकंड नंबर पे, जिसको थर्ड नंबर पे देना चाहते हैं उसको थर्ड नंबर पे, यानी जितने भी व्यक्ति होंगे तो उनके नाम के आगे वरीयता जो है वो अंकित करनी होती है। और देखिए फिर क्या होता है कि मतों की जब काउंटिंग होती है, जो वोट दिए हैं उनकी जब काउंटिंग होती है, तो मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने कि निश्चित मत प्राप्त कर लिए, दैट मीन्स वो तो क्या है कि वो तो विजयी घोषित हो जाता है। और अगर बाई चांस ऐसा नहीं हो पाया है तो मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया, हस्तांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी वजह से इसे कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। और साथ में है गुप्त मतदान, यानी कि ये जो मतदान होता है वो गुप्त रूप से होता है। तो किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। ये सब बातें थी आज की क्लास के लिए। बाकी का जो हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।